26 फरवरी 2003 की तारीख सावरकर को संसद के सेंट्रल हॉल में स्थापित किया गया। जिन लोगों ने कहते ना बिटवीन द लाइंस तस्वीर के अंदर की तस्वीर पढ़ी, बिहाइंड पॉलिटिक्स, एक तरफ गांधी है यानी एक विचारधारा है और दूसरी तरफ सावरकर है, एक विचारधारा है। आप अगर सावरकर की तरफ झुकते हैं, उनको नमन करते हैं, तो गांधी आपकी पीठ के पीछे हो जाता है। और अगर आप गांधी को नमस्कार करते हैं, गांधी की ओर झुकते हैं, तो फिर सावरकर आपकी पीठ के पीछे चले जाते हैं। आपने संयोग का, लेकिन ये प्रयोग भी हो सकता है। अरे बिल्कुल। हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत दूर तक गूंजने वाली चीज हो गई ना। इंदिरा गांधी एक तरफ कहती हैं कि वैचारिक मतभेद हैं, वो हिंदुत्ववादी हैं, और उसके बावजूद वो 1970 में उनके नाम का डाक टिकट सरकार जारी कर देती है जन्मशती मनाने के लिए। 11,000 रुपए भी देती है अपनी जेब से, सरकारी खाते से नहीं। ये क्यों कर रही थी? अब जो कांग्रेस की सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं राहुल गांधी, मुकदमा झेल रहे हैं, लेकिन वो मुकदमा झेल रहे हैं। वो अभी भी सावरकर पर उनका स्टैंड वही है। तो जो राहुल गांधी की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ समस्या एक है, लेकिन संघ और सावरकर को लेकर भी आपस में लोग कहते हैं कि 36 का आंकड़ा था, कुछ विचारों का। उस किताब को अगर आप पढ़िए तो उसमें वो साफ बताते हैं कि संघ क्यों सावरकर के साथ दूरी बना के रहता था। संघ को डर लगा रहता था कि इनको हमने जोड़ लिया तो बड़ी दिक्कत होगी। सावरकर ने, उनकी बड़ी मशहूर कहावत है कि स्वयं सेवक पैदा हुआ, शाखा गया और फिर मर गया। ये वो पतली सी किताब है। अच्छा, ठीक है। हिंदुत्व पहले हिंदुत्व इसी के लिए, हिंदुइज्म और हिंदुत्व। और गुरुजी की किताब जो है बड़ी इम्प्रैक्टिकल है और बहुत जगह कुछ तो ऐसा बोल जाती है कि संघ भी उससे बचता है। संघ को नायकों की जरूरत तो आज तक रहती है, अभी तक है। ढूंढते हैं, कभी कभी पटेल को बनाते हैं, कभी बस उन्होंने वही किया कि सावरकर को अपने साथ जोड़ने की हिम्मत संघ की नहीं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सावरकर अपराध करने लगे थे या अपराध कर रहे थे, लेकिन वो एक धागा क्रॉस करते हैं। जैक्सन वो था कलेक्टर, उसका मर्डर करवा दिया गया। सावरकर ब्रदर्स उसमें सामने नहीं आते। तो मदन लाल धींगरा ने ये कांड कर दिया, उसके पीछे भी सावरकर है। और तीसरा तो सबसे बड़ा इल्जाम जो है आज भी, कि उनको सजा दिलाने वाले एविडेंस नहीं मौजूद है। वरना कहा ही जाता है कि नाथूराम गोडसे उनके चेले थे। वो ऊपर जाते हैं, मतलब जहाँ पे सावरकर रहते थे, उनसे मिल करके आशीर्वाद लेके आते हैं। सब तमाम कहानियां मौजूद हैं। कॉन्स्पिरेसी वाले, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी रचना और उसको मतलब अंजाम तक पहुंचाना। एक कैरेक्टर ये है, बस वो एक डोरा क्रॉस करते हैं और फिर वो मतलब साजिश के, षड्यंत्र के, क्राइम के, हत्या के, अपराध के, मतलब उसमें एंट्री कर जाते हैं। आप भगत सिंह को देखिए। भगत सिंह जो करते हैं उसको वो अपने सिद्धांतों से कैसे जस्टिफाई करता है, क्या कहता है, और वो कहीं कोई चीज छिपाते ही नहीं। बिल्कुल। बल्कि वो ही इज वेरी मच रेडी। जहां तक सावरकर का सवाल है, वो तमाम सारी चीजों के पीछे है, लेकिन हर बार जो है वो ग्रे शेड्स है। वो हर बार ये कि नहीं हमने किया नहीं। अरे महात्मा गांधी की हत्या के बाद उसको बेहद अफसोसनाक कहने वाले सावरकर है। अब ये उन्होंने तब कहा जब उनके घर पे पत्थर फेंके गए। अब क्यों बीजेपी या संघ को ऐसा लग रहा है कि जो काम वो उस समय नहीं कर पाए थे, उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, कि भाई 1966 तक 66 तक संघ उनके करीब भी नहीं जाता, अपने करीब आने नहीं देता। सावरकर को आप ये जान लीजिए कि उनको हर शाम एक छोटा वो चाहिए होता था। कोट की जेब में हमेशा एक पिस्टल रहती थी। इवन उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि गाय के नाम पे यहाँ पूरा आंदोलन हो रहा था, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि साहब जब गाय भी कोई पूजा करने की चीज है। इनके पास पॉलिटिकल आइडियोलॉग की कमी है। राजनीति में असली खबर वो नहीं होती जो पर्दे पर सामने दिखती है।
असली खबर वो होती है जो पर्दे के पीछे होती है, यानी बिहाइंड पॉलिटिक्स। और बिहाइंड पॉलिटिक्स के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे सावरकर की। आप पूछेंगे सावरकर की क्यों? तो पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे पोर्ट ब्लेयर में। वहां पर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहां पर मोहन भागवत संघ प्रमुख भी मौजूद थे। तो क्या ये सावरकर को एक नई मान्यता, लोगों के बीच एक पहचान, बड़ी पहचान दिलाने की संघ की कोशिश है? इसी पर बात करते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार, पुराने सहयोगी राजशेखर जी से। राजशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ। राजशेखर जी, ये जो गृह मंत्री पहुंचे, सावरकर जी की प्रतिमा लगी ऐसे दिखाते हुए, निशान करते हुए, बड़ी प्रतिमा, मोहन भागवत जी भी पहुंचे वहां पर। तो ये सिर्फ प्रतिमा का अनावरण था या अब सावरकर को मान्यता दिलाने के संघ का पुराना जो एजेंडा है, कोशिश है? क्योंकि इतने साल हो गए, बीजेपी बहुत मजबूत भी हो गई, देश में इतने सालों से बड़ी सरकार चला रही है 2014 के बाद से, तो लेकिन अब तक वो मान्यता नहीं मिल पाई जिसकी कोशिश शायद संघ परिवार करता होगा। देखिए विक्रांत, इसमें मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा, या तो आपसे, या ये बोलूंगा कि डिफर नहीं करते हैं, बल्कि इसमें थोड़ा कुछ जोड़ूंगा। हाँ। आप ये समझिए कि अभी जो संघ परिवार कर रहा है, ये तो केवल वही स्टीरियो रिकॉर्ड वह है कि जिसको वो बार बार घुमा के बजा रहा है। असली मान्यता की बात अगर आप करें तो फुल फ्लेज पावर में आने के बाद, यानी एनडीए सरकार बनने के बाद, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बनने के बाद 26 फरवरी 2003 की तारीख याद कीजिए, सावरकर को संसद के सेंट्रल हॉल में स्थापित किया गया। याद आ रहा? बिल्कुल याद आ रहा। और वो भी बहुत स्ट्रेटेजिकली किया गया। सबसे पहले उसकी डिमांड किसने उठाई? राम नाईक साहब ने। राम नाईक ने क्या कहा? वो तभी अभी 2003 में, तो मतलब 2004 में वो गोविंदा से हारते हैं ना, तो 2003 में उन्होंने ये डिमांड उठाई। वो बार बार कहते भी हैं कि संसद में अगर सावरकर स्थापित हुए बतौर पोर्ट्रेट, तो उसका क्रेडिट मुझे जाता है। अब आप सोचिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत, और उस पंचायत का सेंट्रल हॉल, जिसमें हर उसके लोग जो है, हर पार्टी के, हर विचारधारा के लोग आते हैं, बैठते, एक दूसरे से उनका मिलना जुलना। तो वहां अगर संघ परिवार ने, बीजेपी ने, और उससे थोड़ा सा बृहत्तर करें तो एनडीए ने अगर उनकी प्रतिमा स्थापित कर दी, तो अब जिसको कहते हैं इससे बड़ी मान्यता दिलाने की कोशिश वो क्या कर सकता है? ठीक, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, एक साथ साथ उसमें मतलब विरोध भी हो रहा था कि अरे सावरकर की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए, और विरोध के वही सारे कारण थे जो अभी भी विपक्ष रटता रहता है। ठीक है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई वो महात्मा गांधी की हत्या के आरोपी से थे, और कपूर कमीशन, मतलब जो आखिरी की कमीशन है, उन्होंने मतलब उनको मुक्त नहीं किया गया, दोष मुक्त नहीं किया गया। ये कहा गया कि बेनिफिट ऑफ डाउट है, पूरी तौर पे ये उसमें नहीं, वो हम एविडेंस नहीं बन पा रहे इनके अगेंस्ट, वरना वो चित्र ही अपने आप में नाथूराम गोडसे की पीछे तीसरी लाइन में आप भी बैठे हुए हैं महानुभाव। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा दाग है, उन सारी बातों के अलावा कि वो चिट्ठियां लिख रहे थे और कांग्रेस से कह रहे थे कि हमें छोड़ दो। और तो ये कहा गया कि देखिए, गांधी के साथ इनका विरोधाभास देखिए, और एक संयोग खोजा गया। एक तरफ गांधी की पोर्ट्रेट लगी हुई, और दूसरी तरफ सावरकर की पोर्ट्रेट लगाई गई। यही अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। बीजेपी ने, एनडीए ने ये बहुत बड़ा काम किया था, और इतना बड़ा हिंदुत्ववादी, लेकिन सेंट्रल हॉल में प्रतिमा जो लगी, उसका उद्घाटन कौन करता है? एपीजे अब्दुल कलाम बतौर राष्ट्रपति। ठीक है। अब आगे जिन लोगों ने, कहते ना, बिटवीन द लाइंस, तस्वीर के अंदर की तस्वीर पड़ी, बिहाइंड पॉलिटिक्स, बिहाइंड पॉलिटिक्स। तो अब ये देखिए कि एक तरफ गांधी है,
यानी एक विचारधारा है, हाँ, और दूसरी तरफ सावरकर है, हाँ, एक विचारधारा है। आप अगर सावरकर की तरफ झुकते हैं, उनको नमन करते हैं, तो गांधी आपकी पीठ के पीछे हो जाता है। और अगर आप गांधी को नमस्कार करते हैं, गांधी की ओर झुकते हैं, तो फिर सावरकर आपकी पीठ के पीछे चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा संयोग। बाद में जब प्रतिमा लग ही गई या पोर्ट्रेट लग ही गई, तब उसके बाद ये तलाशा गया, और मतलब तलाशा क्या गया, कुछ लोगों ने उसको, आपने संयोग का, लेकिन ये प्रयोग भी हो सकता हाँ, है। अरे बिल्कुल, हाँ, भाई सावरकर की प्रतिमा या पोर्ट्रेट कहीं और लगा सकते हाँ, थे, किसी और जगह, लेकिन उन्होंने जिसको कहते हैं जक्स्टापोज करना या एक दूसरे के आमने सामने लगाना, हाँ, ये तो फिर आप समझिए कि हमारे इतिहास में, संसदीय इतिहास, इतिहास मात्र नहीं, हाँ, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत दूर तक गूंजने हाँ, वाली चीज हो गई ना, बहुत हाँ, देर तक पढ़ी जाएगी। तो अब आप ये संयोग देखिए कि संघ ने फुल फ्लेज पावर में आते ही किस तरह लेजिटिमेसी दिलाने की, देने की, संघ परिवार बोल रहा हूं, या बीजेपी के जरिए उसने ये किया। हाँ, और सिर्फ खुद नहीं दी, हाँ, दो और काम किए। हाँ, डाक टिकट जारी हुआ, हाँ, इंदिरा गांधी ने जारी की, लेकिन चिट्ठी पत्री कौन कर रहा था? टीम सावरकर तो खैर नहीं बोलेंगे, लेकिन जो हमारा राइट विंग है, हाँ, उसके लोग ही सावरकर स्मृति के, और इधर मतलब जो भी उनके बाद ट्रस्ट वगैरह बने थे, उन्होंने चिट्ठी पत्री की कि भाई देखिए, मन उनका डाक टिकट उनके नाम से जारी होना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने चिट्ठी लिख दी, और चिट्ठियों में बार बार ये इस लाइन को अंडरलाइन करती थी कि उनकी हिंदुत्व की विचारधारा के नाते हम उनसे वैचारिक मतभेद रख सकते हैं, लेकिन वो इस धरती के महान पुत्र हैं। तो डाक टिकट जारी हो गया। अब कोई बहुत लोग हल्ला मचाते, कोई बहुत बड़ा इवेंट थोड़ी किया गया था, बस वो एक चिट्ठी लिखी और पोस्टल डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आइए 1983 में, 1983 में इंदिरा गांधी आदेश देती हैं, 1983 में 1883 के 100 साल पूरे हो गए थे, ठीक है। सावरकर जन्मशती है। अब सावरकर की जन्मशती मनाई जा रही है। जन्मशती मनाने वाली जो समिति बनी है, वो समिति क्या करती है कि वो इंदिरा जी को भी लेटर लिखती है कि भाई ऐसा ऐसा है, और अब और क्या डिमांड थी आने का या जो भी। तो इंदिरा गांधी गई नहीं। फिर उन्होंने एक औपचारिक पत्र लिख दिया। उस पत्र में भी ये बात की वैचारिक असहमत थी, लेकिन वो इतिहासकार थे, साहित्यकार थे। इतिहासकार सावरकर को उनका जो पहली किताब है, मतलब भारत का पहला, भाई गदर को जिसको म्यूटिनी कहा जाता है, सिपाही विद्रोह, उसको भारत का प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम कहने वाले सबसे पहले सावरकर है। धीरे धीरे आदमी के बदलने की प्रोसेस होती है, वो बदले हैं। तो ये सब लिख के, और इंदिरा गांधी ने अपने खाते से 11,000 रुपए 1983 में उस संस्थान को भेजे, ठीक है। तो अब संघ परिवार अपने नहीं दे रहा था, वो कांग्रेस से भी, उस वक्त कांग्रेस का जो नेतृत्व था, और इंदिरा जी जैसा मजबूत नेतृत्व, उसके सामने आप क्या मुंह खोलेंगे, जिसके बारे में कहा गया द ओनली मैन इन हर कैबिनेट। वो फोटो मौजूद है कि अकेली बैठी हूँ, सारे कांग्रेसी मंत्री, कैबिनेट और ये सब जो है खड़े हैं। तो उतनी मजबूत नेता के सामने वो अगर कोई कदम उठा दे तो किसकी हिम्मत एक बोल देगा। तो मतलब मिसेस गांधी से लेजिटिमेसी दिलाने की, मतलब खुद तो सबसे बड़ा काम कर दिया कि तस्वीर लगवा दी, और ये उससे पहले ये दो काम कर चुके थे, चरण दर चरण चलते गए। लेकिन इंदिरा गांधी की आप बात कर रहे हो, उनके अब जो कांग्रेस की सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं राहुल गांधी, सोनिया जी हैं, सोनिया जी का स्वास्थ्य प्रभु ठीक रखे, लेकिन राहुल गांधी जो डे टू डे कांग्रेस संभाल रहे हैं, भले ही वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन वो मुकदमा झेल रहे हैं। वो अभी भी सावरकर पर उनका स्टैंड वही है, और वो हमेशा सावरकर के बारे में उसी तरीके से बोलते भी हैं। हाँ, वो देखिए, जैसे इंदिरा गांधी के न रहने के बाद
और फिर वो कांग्रेस का जो फिर एक अप्रोच तो है ही ढीला ढाला सा, हर चीज को जब आप समेटने की कोशिश करते हो हाँ, तो उसमें मतलब बहुत वो नहीं हो सकता, बहुत हाँ, सख्ती से हाँ, सारी चीज यूनिफाइड नहीं कर सकते आप। हाँ, तो वो एक अप्रोच रहता है, लेकिन आप को जो मैं बताना चाहता हूं वो हाँ, ये है कि आप पूछोगे कि फिर इंदिरा गांधी एक तरफ कहती हैं कि वैचारिक मतभेद हैं, हाँ, वो हिंदुत्ववादी हैं, हाँ, और उसके बावजूद हाँ, वो 1970 में उनके नाम का डाक टिकट हाँ, सरकार जारी कर देती है, हाँ, और फिर वो उनकी अ, जन्मशती मनाने के लिए हाँ, 11,000 रुपए भी देती हैं अपनी जेब से, सरकारी खाते से नहीं। ये क्यों कर रही थी? हाँ, अगर आप ठीक से देखेंगे तो जो राहुल गांधी की समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, क्योंकि राहुल गांधी के साथ समस्या एक है, हाँ, उनके साथ तमाम सहानुभूति में रखता हूँ, मोहब्बत की दुकान और हाँ, ये सारी बातें बड़ी प्यारी करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स प्यारी बातों पे तो डिपेंड है हाँ, नहीं। आप भी जानते हो रूथलेस चीज है, हाँ, बहुत रूस रहता है। और उनको बार बार जो उनका जो ये क्या बन महा जो वहां बना हुआ है संगठन, मतलब जिसमें शिवसेना भी है, एनसीपी भी है, इंडिया गठबंधन। हाँ जो भी इंडिया हाँ, गठबंधन ही अब तो हाँ, कहा जाता है, लेकिन वहां उसको महायुति कहते हैं, नहीं महाराष्ट्र महायुति, में हाँ जो भी कहते हैं। हाँ, तो वो उनको रोकने की बार बार कोशिश की गई कि भाई आप सेंटीमेंट को समझिए, हाँ, सावरकर को लेके यहाँ के लोगों की हाँ, सोच एक डिफरेंट सोच है, हाँ, और जो उनके लिए जो आदर है लोगों के मन में, वो बहुत बड़ा है। हाँ, तो ऐसे मत हैंडल कीजिए कुछ भी। लेकिन अब राहुल गांधी ने तो एक थ्रेड पकड़ ली है, तो उसको हाँ, छोड़ने वाले नहीं है, हाँ, मुकदमा लड़ने भी चले गए। तो मेरा यहाँ पे ये बताना था कि आप गौर कीजिए, हाँ, 1970 में इंदिरा गांधी सावरकर के नाम का डाक टिकट जारी हाँ, करवाती है, 1972 में चुनाव है, हाँ, 1983 में 11,000 रुपए देती है जन्मशती मनाने के लिए, और चिट्ठी बढ़िया से लिखती है जो स्मारिका में उनके छपती है, 1985 में चुनाव। अब हम इस दौर की तरह तो ईवीएम वाला मामला नहीं है ना, कि सुबह 6 बजे वोट की गिनती शुरू हुई और वो खत्म हो गया मामला, दोपहर 2 बजे सब कुछ निपट हाँ, गया। हमने तो जहां से पॉलिटिक्स को फॉलो करना शुरू किया, वो आखिरी चुनाव था 1989 का, उसमें भी कई दिन लगे थे, हाँ, ईवीएम से नहीं हो रही थी गिनती, हाँ, और उसके बाद जब वो एनालिसिस बीच बीच में रुकती थी तो फिल्में दिखाई जाती हाँ, थी, 3-4 दिन तो लग ही जाता था। ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि ये इंदिरा गांधी के दिमाग में चुनाव था, हाँ, इंदिरा गांधी के दिमाग में चुनाव था, मराठी थे, मराठी ब्राह्मण थे, हाँ, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि वो मतलब जिसको कहते हैं शी वाज प्योर पॉलिटिकल लेडी, हाँ, तो उनकी बिहाइंड द पॉलिटिक्स सावरकर को तरजीह देने के पीछे ये थी। राजशेखर जी, ये बताइए कि संघ के अगर इतने ही बड़े आइकॉन थे, अब तो संघ के सबसे सब नेता, चाहे प्रवक्ता हो, कार्यकर्ता हो, या शाखा में जाने वाले संघ के समर्पित कार्यकर्ता, सबके लिए सावरकर जो है सबसे बड़े आइकन है उनके, और हृदय सम्राट है। लेकिन संघ और सावरकर को लेकर भी आपस में लोग कहते हैं कि 36 का आंकड़ा था, कुछ विचारों का, किस तरीके का ये मतभेद था, किस तरीके की ये दूरियां थी? देखिए एक तो ये है कि अब वो मामले छोड़ दीजिए कि रत्नागिरी में उनको मतलब जो कहते हैं ना कैप्टिव रहना पड़ा, तो उससे बाहर वो निकल नहीं सकते थे। उन्होंने अंग्रेज बहादुर से ये वचन दिया था कि साहब हम पॉलिटिक्स में किसी भी रूप में नहीं उतरेंगे। लेकिन आप सावरकर का परसोना देखिए, वो नॉर्मल नहीं है कि संघ उसको समो पाता। संघ जिस एजेंडे पे लगा था या जिस तरह से काम करता है, उनके यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल, मतलब एक वो
पद इस्तेमाल होता है, हाँ चरैवेति चरैवेति, हाँ चरैवेति। तो कुछ लोग चढ़ाने के लिए हाँ। कहते हैं इसका मतलब हुआ चरते रहिए चरते रहिए, हाँ। लेकिन उसका मतलब है चलते रहिए, काम होता रहेगा। आर यू गेटिंग ना माय पॉइंट? हाँ तो अब वहां तो मामला ये है कि चरैवेति चरैवेति, हाँ और सावरकर रेडिकल है, पूरी तौर पे क्रांतिकारी कदम हाँ। उठाना चाहते हैं। हाँ अब क्रांतिकारी कदम होता क्या है? हाँ जब हम सब लोग यूनिवर्सिटीज में थे तो हमें जो क्रांति करनी चाहिए, नौजवान को क्रांति का साथ देना चाहिए, तो जो टीचर थे, जो हमारे क्या कहते हैं कि सीनियर्स थे, तो वो कहते थे कि जैसे तुम्हारी आंख नंगी है, हाँ तुमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो अचानक तुम चश्मा लगा देते हो, सब दिखाई देने लगता है। हाँ। यही तो है क्रांतिकारी परिवर्तन। तो सावरकर अगर आते हैं या आ जाते संघ के साथ, तो फिर वो नॉर्मल नहीं रहने देते संघ को, संघ जिस एजेंडे के साथ चल रहा था कि धीरे 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 धीरे। ठीक। अब एक दूसरी बात बताता हूं आपको, अरुण शौरी। हाँ अरुण शौरी के बारे में ये वैसे तो कहा जाता है कि जैसे वो मूर्ति भंजन के, आइडल ब्रेकिंग के उस्ताद हैं। उन्होंने एक जमाने में अंबेडकर खिलाफ किताब लिखी, फॉल्स गॉड। ठीक है, अंबेडकर की मतलब जो बिल्कुल। पूरी इमेज थी उसको डैमेज किया। फिर वो जब उसकी बारी आ जाती है या तरजीह मिलती है तब थोड़ा चुप हो जाते हैं। अब आपको पता चला कि मतलब तीसरे कार्यकाल में प्रवेश कर गए मोदी जी, और वो नहीं बन पाए कुछ भी इस सरकार में। वरना आपको ये भी याद होगा, हम आप तब साथ ही थे कि मोदी जी सरकार बना रहे थे और ये पैरेलल इंटरव्यू दे रहे थे ऐसे कि अब यही कल गृह वो बनने वाले, वित्त मंत्री बनने वाले। नहीं बन पाए। वो जगह पहले से सुचिंतित थी कि भाई अरुण जेटली इसे संभालेंगे। तो अब वो जो उनका मोहभंग है, उस मोहभंग में उन्होंने सावरकर पर अभी एकदम लेटेस्ट किताब लिखी। उस किताब को अब मैं उसको उससे तुलना नहीं करूंगा। उस किताब को अगर आप पढ़िए तो उसमें वो साफ बताते हैं कि संघ क्यों सावरकर के साथ दूरी बना के रहता था। क्योंकि अगर ये उनका बस यही मानना था कि ये आदमी हमारे करीब आया या हमारे उसमें एंट्री की इसने, तो ये तो हमें ही गायब कर देगा या पूरी तौर पे। और उनका दूसरा ही एकदम अप्रोच कि 15-16 साल से शुरू कर रहा है कोई आदमी, धीरे 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 वो कैसे नीचे से ऊपर आगे बढ़ेगा। तो सावरकर वो थे नहीं। और बहुत सारी और बातें मैं बता दूंगा उनके बारे में कि उनका पर्सोना कैसा है। तो उसमें वो ये हमेशा संघ को डर लगा रहता था कि इनको हमने जोड़ लिया तो बड़ी दिक्कत होगी, तो और नहीं जोड़ते थे। इस वजह से सावरकर ने, उनकी बड़ी मशहूर कहावत है कि स्वयं सेवक पैदा हुआ, शाखा गया और फिर मर गया। मतलब उसने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया, शाखा जाने के अलावा। हाँ, शाखा जाने के अलावा कोई और काम नहीं किया। अब आप पूछे उससे बीच में ही मैं पहले वो कर दूं, लेकिन ये संघ ने 1966 तक किया, जब तक सावरकर किसी भी रूप में महाराष्ट्र में जिंदा रहे। क्योंकि अंग्रेज के जाने के बाद 19 साल और जिंदा रहे, तो अपने घर में आ गए थे रत्नागिरी से उठ के। लेकिन वो कविता लिख रहे थे, ये सब लिख रहे थे, सारी चीजें थी। तो उनके आइडियोलॉजिकल आइकन बन जाते हैं। ठीक है। और उनको, सावरकर को संघ फॉलो करने लगता है। किस चीज पे फॉलो करता है? वो जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन, वो उनके सावरकर ही सिद्धांतकार है। जो उनका पितृभू पुण्य भूमि का फॉर्मूला है, ये वो पतली सी किताब है। अच्छा, ठीक है। हिंदुत्व पहले, हाँ, हिंदुत्व इसी के लिए, हिंदुइज्म और हिंदुत्व। ये किताब उन्होंने रत्नागिरी में, जब वो कैप्टिव थे, मतलब
एक उसमें नजरबंद थे, हाँ, तब उस दौरान ये डेवलप होता है विचार उनके अंदर कि कैसा जो है मतलब वो चाहते हैं किस तरह का हिंदुत्व, हाँ, हिंदू को कैसा बनाना चाहते हैं, हाँ, या हिंदू समाज को कैसा देखना चाहते हैं। और यही बेसिकली हाँ, सोच संघ की भी है, हाँ, ठीक है। और जो नहीं है उसको भी संघ ने मतलब अडॉप्ट कर लिया। हाँ, आपकी आप कायदे से पूछ सकते हैं कि सावरकर संघ से बाहर थे, हाँ, उसके बाद भी भाई हाँ, कैसे बिल्कुल। उनको हाँ, वो कर लिया। संघ में तो अपने मतलब दूसरे नंबर पे हाँ, तो गुरु जी हैं, हाँ, गोलवलकर। गोलवलकर जी। मुश्किल ये है कि उन्होंने 2 किताबें लिखी, हम्म। उनकी 2 किताबें मौजूद, हाँ, बंच ऑफ थॉट्स हाँ, एंड वी आवर नेशनहुड डिफाइंड। बिहार चुनाव में लालू जी लेके घूमते थे बंच ऑफ थॉट्स, उसी के बिल्कुल, और बाद यही पढ़ी। उनके राज्यसभा हाँ, सदस्य जो है हाँ, मनोज झा, हाँ, उनको यही जिसको कहते हैं ना कि मतलब वही अब प्रोफेसर आदमी, पॉलिटिकल आदमी को लालू जी ने लेकिन बंच ऑफ थॉट्स लहला लहला के हाँ, हरवा दिया था वो चुनाव। और उसमें उनका भी तो हाँ, वो आरक्षण पे जो इनके बयान आते रहते हाँ, हैं, उनका भी योगदान है। योगदान रहा। तो आप ये समझिए कि ये जो है अब गुरुजी की किताब का कोई इस्तेमाल नहीं था। हाँ, और गुरुजी की किताब जो है बड़ी इम्प्रैक्टिकल है, और बहुत जगह कुछ तो ऐसा बोल जाती है कि संघ भी उससे बचता है। हाँ, अब जैसे गुरुजी की किताब ये कहती है कि आर्य भारत के थे, सब भारत में था, और फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ी जमीन टूट कट कट टुकड़ा हुई, फिर वो बहते बहते यूरोप में चली गई, फिर वो आर्य अपनी जमीन खोजते हुए वापस आए, पता नहीं क्या क्या। हाँ, तो और कुछ ऐसी चीजें हैं जो असहज कर देती हैं दूसरे हाँ, लोग। तो वो किताब एक तरह कहिए कि गायब कर दी गई, हाँ, और जो आई भी तो इतना उसको फिल्टर किया गया हिंदी में विचार नवनीत के नाम से, हाँ, तो इतना फिल्टर कर दिया गया कि मतलब वो, और उसमें फिर बाद में ये सफाई भी दी गई कि सावरकर के ही बड़े भाई थे, हाँ, उन्होंने कोई किताब लिखी थी जिसका गुरुजी ने अनुवाद किया था, हाँ, वो उनके नाम से लोगों ने चला दी, हाँ, ठीक है। तो अब इस तरह का कोई सिद्धांतकार संघ के पास नहीं था। हाँ, तो जो 1966 में इनकी मृत्यु होती है, और तो 66 से 70 के बीच में संघ इनको, वैसे भी संघ को नायकों की जरूरत तो आज तक रहती है। हाँ, अभी तक है। हाँ, ढूंढते हैं, तो कभी बस कभी पटेल को बनाते हैं, हाँ, कभी। तो बस उन्होंने हाँ, वही किया, और उनको सावरकर को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया, वरना 1966 तक हाँ, तो सावरकर का जो परसोना था, हाँ, उससे इतना जिसको कहते हिचकते थे हाँ, कि सावरकर को अपने साथ जोड़ने की हिम्मत हाँ, संघ की नहीं। हाँ। तो ये इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं राजशेखर जी। जो सावरकर है उनका जो कैरेक्टर है बड़ा मिस्टीरियस है। कई तरह के आरोप भी लगे गांधी बापू की, ये तो ये बड़ा बड़ा मिस्टीरियस, और ये एक बड़ा कई षड्यंत्र और ये सब चीजें लोग ढूंढते ये हैं। हाँ, एक बेहतरीन मतलब जिसको कहते हैं ना इस ये एक अलग से भी अध्ययन का टॉपिक। हाँ, सावरकर जैसे आप ऐसे समझिए, हाँ, ये कहना बहुत कितना उचित होगा नहीं होगा, लेकिन जैसे वो जिस तरह के इंटेलेक्चुअल हैं, जिस तरह हाँ, का दिमाग है उनका, वो बहुत क्रिएटिव है। हाँ, लेकिन अब आप सोचिए कि चार्ल्स सोबराज के बारे में भी कहा जाता है कि भाई उसका दिमाग जो है हाँ, बहुत क्रिएटिव था, हाँ, लेकिन उसी क्रिएटिव दिमाग में एक धागा पार करता था वो, और अपराध करने लगता था। हाँ, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सावरकर हाँ, अपराध करने लगे थे हाँ, या अपराध कर रहे थे, हाँ, लेकिन वो एक धागा क्रॉस करते हैं, हाँ, और अचानक वो एक मतलब कुछ नेगेटिव चीजों में चले जाते हैं। जैसे हाँ, आप जैसे 3 मर्डर देखिए, हाँ, एक नासिक के सबसे पहला जो कांड हुआ, हाँ, नासिक का जो जैक्सन वो था कलेक्टर, हाँ, बड़ा सीधा साधा आदमी था, और उसने जिसको कहते हैं प्लेग के वक्त हाँ, बहुत काम किया था, हाँ, और उसको उसका मर्डर करवा दिया गया। हाँ, सावरकर ब्रदर्स उसमें सामने नहीं आते, हाँ, बड़े भाई छोटे भाई दोनों व्यक्ति थे, हम्म, तो वो सामने नहीं आते। हाँ, मतलब छोटे मतलब मझले भाई ये, हाँ, और सबसे इनसे बड़े एक ये,
और सबसे जो छोटे थे उनको इन लोगों ने नहीं आने दिया, घर परिवार दे। तो इन लोगों को ये था कि सारा षड्यंत्र, सारी साजिश सावरकर ब्रदर्स ने रची, हथियार मंगवाए लंदन से, उन्हीं हथियारों में एक से जैक्सन का मर्डर हुआ। वो मर्डर कानड़े नाम का एक आदमी करता है। और ये दोनों मतलब कम से कम सावरकर की बात करें, फिर सावरकर उस वक्त पिक्चर में नहीं दिखते और चले भी जाते वो लंदन। तो जब वहां उनको मदन लाल धींगरा कांड के बाद अरेस्ट किया जाता है, तो ये होता है कि किस केस में इनके ऊपर वो करेंगे जो मजबूत होगा। तो जैक्सन वाला केस ज्यादा मजबूत है, तो ऐसा करो इंडिया भेजो इनको। तो इंडिया भेजा गया। दूसरा मदन लाल धींगरा। अब मदन लाल धींगरा जिस फैमिली को बिलोंग करता था वो थोड़ी एलीट फैमिली थी। वो इस तरह के कामों में मतलब थोड़ा, भाई एलीट लोगों ने एक अलग दुनिया बनाई ना। ये हमारा जो लोअर मिडिल क्लास है उसने ज्यादा क्रांति की। तो वो जो है मदन लाल धींगरा को बंदूक पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग और ये वो, ये तो वहीं के जंगल लंगल में ले जा करते थे। और फिर मदन लाल धींगरा ने जलियांवाला बाग के एक आरोपी को, अब उसमें भी कहते बड़ा कंफ्यूजन हो गई थी, गलत आदमी मार दिया गया या क्या हुआ, जो भी था, तो मदन लाल धींगरा ने ये कांड कर दिया। उसके पीछे भी सावरकर है। और तीसरा तो सबसे बड़ा इल्जाम जो है आज भी, मतलब एविडेंस केवल वही कि उनको सजा दिलाने वाले एविडेंस नहीं मौजूद है। वरना कहा ही जाता है कि नाथूराम गोडसे उनके चेले थे, अग्रणी अखबार के सबसे बड़ा। और वो जिस दिन वहां से निकलते हैं दिल्ली आने के लिए, उस दिन भी वो ऊपर जाते हैं, मतलब जहाँ पे सावरकर रहते थे, उनसे मिल करके आशीर्वाद लेके आते हैं। सब तमाम कहानियां मौजूद हैं। विक्रम संपत भी पढ़ लीजिए। विक्रम संपत ने किताब लिखी है, लोगों को लगता था कि वो नहीं, एकदम राइट विंग। विक्रम संपत तो लिखते लिखते यहाँ तक भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ सावरकर समलैंगिक प्रवृत्ति रखते थे। क्योंकि आप ऐसे देखिए ना कि उनकी शादी कब की हुई और फिर जेल ही में कट गया, पति की डेथ हो गई, तो वो कभी स्त्री के संपर्क में उस तरह आए। खैर ये इश्यूज अलग है। तो ये 3 कांड देखिए, और तीनों वो 120 वाले ही हैं। कॉन्स्पिरेसी वाले। षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी रचना और उसको मतलब अंजाम तक पहुंचाना। तो वही जो मैंने कहा कि एक थ्रेड है। इधर वो कवि हैं, इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, अच्छा भाषण देते हैं। अभी जो अमित शाह और मोहन भागवत जी गए थे अंडमान, वहां एक गाने का जिक्र हुआ, सागर कुछ करके तलमला, मतलब मुझे ठीक से सागर प्राण तलमला कुछ करके। उसे आप यूं समझिए कि वो जैसे बंगाल का वंदे मातरम है, महाराष्ट्र में वही हैसियत उस गाने को हासिल है, उस गीत को हासिल है। तो एक कैरेक्टर ये है, बस वो एक डोरा क्रॉस करते हैं और फिर वो मतलब साजिश के, षड्यंत्र के, क्राइम के, हत्या के, अपराध के, मतलब उसमें एंट्री कर जाते हैं। अच्छा, जो हमारे एक अध्यापक होते थे, मतलब हमारे संबंध बड़े अच्छे, वो ये कहते थे कि भाई एक जो इस प्रवृत्ति का आदमी होता है, जब वो ठान लेता है या उसका दिमाग चढ़ गया, तो उसके एक दिमाग में सीटी बजने लगती है और लाल रंग की बत्ती जलने लगती है। और वो तब तक जलती रहती जब तक वो अपने मुकाम तक, मामले को किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा लेता। अब आप सोचिए कि श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने इंडिया हाउस बनाया, ये इंडिया हाउस उस इंडिया हाउस से अलग है जो सरकारी इंडिया हाउस था और जहां से इंडिया और बर्मा का कारोबार देखा जाता था अंग्रेज साहब के जमाने में। ये एक हॉस्टल जैसी चीज थी, भाई भारत से छात्र आते हैं। तो वहाँ सावरकर ने जिसे फ्रीडम मूवमेंट कुछ करके एक ऑर्गेनाइजेशन,
तो उस ऑर्गेनाइजेशन की गतिविधियों पर जासूस वासूस तो लगे ही रहते थे। तो उस संगठन की गतिविधियों पे उनकी अंग्रेजी आईबी की नजर थी कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने सचेत किया होगा श्याम जी कृष्ण वर्मा को, ये भाई कुछ गड़बड़ चल रहा है। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने सावरकर को सचेत किया, चेतावनी दी। तो वो ये सोच रहे थे कि हमारे क्रिएट किए हुए इस उसमें धर्मशाला कहिए, रेजिडेंस कहिए, या इन बोलते हैं लोग, वो इन बोलिए जिसमें ये लोग रहते हैं। तो उन्होंने पूरे उसके साथ अथॉरिटी के साथ सावरकर को चिताया। अब लोग बताते हैं कि वो श्याम जी कृष्ण वर्मा के ही पीछे पड़ गए। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले श्याम जी कृष्ण वर्मा, जब मतलब मोदी जी पावर में आए, तो पावर में आते ही श्याम जी कृष्ण वर्मा की अस्थियां वो वहां से यहाँ ले आए। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के पीछे पड़ गए, और ऐसा पड़े कि श्याम जी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड छोड़ के और बगल के किसी स्टेट में, बहुत सारे चिपकी स्टेट है जैसे हमारे यहाँ राज्य है, तो वो फ्रांस या जर्मनी में जाके छिप गए। वो तो तब बाहर आए जब इनको वहां की मतलब लंदन पुलिस लेके इंडिया आई, मतलब यहाँ से अब भाग गए, तब वो सामने उभर के आते श्याम जी कृष्ण वर्मा, वरना उनको छिपना पड़ा जब जो भी उनको पता चला। तो ये कैरेक्टर है। और एक बात और भी है, अब इसे देखिएगा। अब आप भगत सिंह को देखिए, भगत सिंह जो करते हैं, हमारा सबसे बड़ा आइकॉन है उसका क्रांति का। बिल्कुल। और उसको वो अपने सिद्धांतों से कैसे जस्टिफाई करता है, क्या कहता है, ये बम किसको आवाज सुनाने, मतलब हर लाइन एक डेफिनेशन है, एक सूत्र है, ठीक है। और वो कहीं कोई चीज छिपाते ही नहीं। बिल्कुल। बल्कि वो ही इज वेरी मच रेडी कि कल लटकाते हो आज ही लटका। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में था। उसमें कुछ बिहाइंड पॉलिटिक्स जैसी चीज नहीं थी। जहां तक सावरकर का सवाल है, वो तमाम सारी चीजों के पीछे है, लेकिन हर बार जो है वो ग्रे शेड्स है। वो हर बार ये कि नहीं हमने किया नहीं। अरे मतलब आप ये इतना हल्ला मचता है कि साहब उस टीम के साथ इनके ऊपर भी मुकदमा चला, चार्जशीट में नाम है, ये तो कहिए बच गए। लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के बाद उसको बेहद अफसोसनाक कहने वाले सावरकर हैं। अब ये उन्होंने तब कहा जब उनके घर पे पत्थर फेंके गए, पुणे में काफी अटैक हुए ना चित्पावन ब्राह्मणों और, तो तब कहा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या को बहुत अफसोसनाक, दर्दनाक और निंदनीय करार दिया था, जो अंग्रेजी में वर्ड इसको लिखा। राजशेखर जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और इसमें आप ये बताइए कि सावरकर आज़ादी के बाद भी जिंदा रहे, लंबे समय तक 19 साल तक रहे वो, लेकिन देश बना, चुनाव हुए, नए नए आइकन हमारे सब उस समय जमाने में बहुत सक्रिय थे। सावरकर को आप कहते हैं कि संघ भी उन्हें, उनके जीवित रहते हुए संघ ने भी उनसे थोड़ी दूरी रखी, कि उन्हें स्वीकार नहीं किया उस रूप में। तो अब एक तो किस तरीके से उन्होंने उस समय अपना जीवन बिताया आज़ादी के बाद, और अब क्यों बीजेपी या संघ को ऐसा लग रहा है कि जो काम वो उस समय नहीं कर पाए थे, उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, उनके मिस्टीरियस उसको देखते हुए, परसोना को देखते हुए, या जो भी कारण रहे हो, अब ऐसा क्या बदलाव आ गया कि लगता है कि नहीं नहीं नहीं, वही हमारे सबसे बड़े आइकन है? देखिए, आप अपनी बात जो पूछ रहे हैं, आधा जवाब तो इसी में आपने दे दिया कि भाई 1966 तक, 66 तक संघ उनके करीब भी नहीं जाता, अपने करीब आने नहीं देता, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया? देखिए, एक तो पहले अप्रोच में फर्क है। बहुत संघ का जो अप्रोच है, अब आप ये समझिए, बड़ा पंडिताऊ अप्रोच है। इस पंडिताऊ में मैं उनको ज्ञान वाला पंडित नहीं कह रहा हूं, मतलब वो टीका चंदन लगाए हुए आरती करते हुए लोग हैं,
और सावरकर को आप ये जान लीजिए कि उनको हर शाम एक छोटा हाँ हाँ वो चाहिए होता था। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे वो कोट और धोती पहनते थे हाँ उस जमाने में। हाँ कोट की जेब में हाँ हमेशा एक पिस्टल रहती थी। हाँ ठीक। तो मांसाहार के गजब समर्थक थे। हाँ इवन उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि गाय के नाम पे यहाँ पूरा आंदोलन हाँ हो रहा था, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि साहब जब गाय भी कोई पूजा करने की चीज है, हाँ तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया ना। हाँ अच्छा, अब ये उनके जीवित रहते तो पता नहीं इनको करीब जाते तो क्या क्या कर देते, लेकिन अब उनके न रहने के बाद हाँ आप उनका जो, ये मैंने कहा ना कि हाँ ये सिद्धांतकार की कमी है, हाँ जिसको कह रहे कि इनके पास पॉलिटिकल आइडियोलॉग की कमी है। हाँ वो पॉलिटिकल आइडियोलॉग लिखत पढ़त हाँ जिसने की है, और वो किताब दिखाई चुका आपको, हाँ हिंदुत्व। हाँ वो हिंदुत्व क्या है, हाँ तो इसको रचने वाला आदमी हाँ और उसमें तमाम जो सिद्धांत देने वाला आदमी इनको हाँ मिल गया। हाँ तो अब उनके न रहने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ तो उसके बाद हाँ इन्होंने, भाई आप बात, मतलब आप ऐसे समझिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हर धर्म ने कहा कि हम अहले किताब हैं, हाँ यानी हमारे पास एक किताब। हाँ क्रिश्चियनिटी कहती है हमारे पास बाइबल हाँ है। उससे पहले यहूदी आए थे तो उन्होंने अपने तौरात नाम की या हाँ तोरा नाम की किताब है। मुसलमानों के पास कुरान है कुरान ही। है। सबसे नए धर्मों में आपके पास सिखिज्म है, हाँ तो उसने भी गुरु ग्रंथ साहब हाँ रखा अपने आप। हाँ तो लोगों ने पूछा कि आपके पास हाँ कौन सी किताब है। हाँ दुनिया ने पूछा हाँ कि भाई आपके पास कौन सी किताब है जिसको आप फॉलो करते हो। उन्होंने हाँ कहा अरे लोग एक एक किताब फॉलो करते हो, हाँ हमारे पास तो वेद हैं वो 4 हैं। हाँ ठीक है। तो अब इस बात को ही थोड़ा विस्तृत कर दीजिए हाँ कि मैं पूछा गया तो आपकी आइडियोलॉजी क्या है कैसे है। तो संघ को हाँ हिंदुत्व नाम की किताब मिली, और जो उनके दूसरे नंबर के हाँ सरसंघ चालक थे, हाँ किताब उन्होंने लिखी, हाँ लेकिन वो इतनी ऐसी थी हाँ कि उसकी उन्हें स्वीकार एक्सेप्टेंस ही नहीं बड़ा कर पा, मुश्किल हो खुद ही जाता नहीं है। स्वीकार कर पा रहे तो दूसरों से कैसे तो उस करवाएंगे। मुश्किल हाँ से बाहर निकलने के लिए, और फिर है तो वैचारिक रूप से हाँ एक ही फैमिली ना, हाँ तो इसमें कोई बहुत वो नहीं है कि उन्होंने क्यों अब एक्सेप्ट कर लिया। एक तो पहली बात वो है ही नहीं, हाँ ठीक है। तो हर तरह के आप खतरे से बचे हुए हाँ हैं कि भाई वो आ जाएंगे शामिल होंगे तो पता नहीं हमारा क्या बना देंगे। हाँ अब उनकी किताब है, हम्म। किताब की व्याख्या है। आपने पूरा कैरेक्टर और पूरा उनका पर्सोना और उनके शौक, उनके विचार वो सब बताए। मूर्ति पूजा के एकदम खिलाफ थे, और भाजपा तो हिंदू हृदय सम्राट है, राम मंदिर बनाया तो जो आइडियोलॉजी है आप ये बीजेपी की। सोचिए कि उस वक्त हाँ बीजेपी कोई ऐसा कदम उठाती, हाँ और बीजेपी क्या मतलब संघ, संघ पर। बृहत्तर संघ परिवार हाँ कोई ऐसा कदम उठाती और सावरकर उससे जुड़े होते तो क्या करते हो। हाँ मैंने कहा ना बहुत रैशनल भी हैं, हाँ सावरकर बहुत रैशनल है। हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि आप गाय की पूजा कर रहे हो, हम्म, वो तमाम चीजें ऐसी बताते हैं कि भाई गाय ऐसा करती वैसा करती है, आप गौ क्या है यार। कहते कि गाय पूजा करने की चीज थोड़ी है। हम्म, तो वो मतलब ये तो तय मानिए कि एक वैज्ञानिक सोच, हम्म, मतलब वैज्ञानिक तरीका उस आदमी के पास हाँ मौजूद था। हाँ सोच का हाँ एक वैज्ञानिक तरीका उसके पास मौजूद था। और मैंने कहा सबसे पहले, या अभी हाँ थोड़ी देर पहले मैंने कह दी बात, हाँ कि उनका एक हिस्सा, हाँ बस वही बीच में एक डोरा डाल दीजिए, हाँ एक तरफ जाइए पढ़ा लिखा कवि साहित्यकार हाँ इतिहासकार, इतिहास की समझ रखने वाला। हाँ हिंदुत्व नाम की जो किताब मैंने आपको दिखाई, इसको पढ़िए तो आपको पता चलता है कि सावरकर ने कितना पढ़ा है। तो उसको निचोड़ के हाँ ये सारी चीजें उन्होंने रखी हैं। और ठीक उसी वक्त हाँ वो
बस वो धागा क्रॉस करते हैं हाँ, और उनका दिमाग फिर दूसरे तरह से काम करने लगता है। आप गांधी हत्या में जितने मराठियों का इस्तेमाल हुआ उनके बीच उनकी उनकी एक ऐसी तस्वीर मौजूद है कि उस हत्याकांड में एंट्री से पहले हाँ, गोडसे से लेके किष्टैया और तमाम लोगों के साथ उनकी तस्वीर है, हाँ, ठीक है, मौजूद है। और हाँ, जरा सा उस पे गूगल पे काम करेंगे तो तस्वीर आ हाँ, जाएगी। मेरे दोस्त हैं अशोक कुमार पांडे, हाँ, ठीक है, हाँ, उनका जिक्र जरूर कीजिएगा। उस आदमी ने बड़ी मेहनत की है। हाँ, 2 किताबें हैं, मैंने गांधी को क्यों मारा हाँ, और सावरकर पे। सावरकर, इन किताबों में बताते कैसे कैसे कैरेक्टर हैं साहब, हाँ, जिनका इस्तेमाल अगर सावरकर कर रहे थे तो उनका इस्तेमाल कर रहे थे। अब उनमें से एक कैरेक्टर ऐसा है हाँ, कि जो पैसा वैसा लेके कि वह हम गांधी का कांड करेंगे हाँ, और फिर उस पैसे से वो अय्याशी करता है। यहाँ इवन दिल्ली आके मदीना मस्जिद में रुके हुए हैं हाँ, और वो रात में गायब हो जाता है और पता चलता है कि स्वामी श्रद्धानंद मार्ग पे बरामद होता है। तो ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर हैं। हाँ, उसमें जो सारे लोग थे वो ऐसे ऐसे कैरेक्टर भी है मैं कह रहा हूँ। हाँ, अब उसमें जैसे गोडसे ऐसे हाँ, नहीं है ना। अब वो उनके अपने तर्क हैं कि तो उनका भाषण ही मौजूद है, मैंने गांधी को क्यों मारा या जो भी, वो बहुत दिनों तक बैन था हाँ, और तो सामने है। तो कुल मिला के ये उनका जो मतलब बड़ा विचित्र किस्म की हाँ, पर्सनालिटी है। हाँ, और अगर वही वाली बात मैंने कहा कि अरुण शौरी ने ये किताब में ठीक लिखा है कि ये नजदीक आ जाते, हाँ, उनके करीब होते तो पता नहीं क्या करते। तो संघ ने सोचा कि भैया इस आदमी को हाँ, अपने करीब दूर फटकने से ही में, अच्छे, हाँ दूर से ही अच्छा। हाँ, और जब नहीं रहे तो बहुत दूर हो हाँ, गए, हाँ, तो फिर उनकी किताब की व्याख्या करने में क्या है। हाँ। तो ये है कहानी। तो राजशेखर जी, बहुत ही इंटरेस्टेड ये बातचीत रही और जो सावरकर ने माफी मांगी, इस तरह गांधी हत्या में उनका नाम आया, इन सब पर बहुत चर्चा होती है, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व, उनका जो पर्सोना था, वो कितना मिस्टीरियस है, ये भी लोगों को जानना जरूरी था। और इसी कारण आज आपसे बातचीत की और बातचीत बहुत बढ़िया रही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की बातचीत और तमाम तथ्यों के साथ जानकारी देखने के लिए हमारे साथ अपना साथ बनाए रखिए। द स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए।